तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिकल फील्ड में यूज है। मैंने आपको बताया था कि मेडिकल फील्ड में इसका 3-4 तरीके से यूज है। एक तो थेरेपेटिक ड्रग्स बनाना, मेडिसिन बनाना। दूसरा ट्रीटमेंट करना, डिजीज का ट्रीटमेंट करना। और लास्ट में मैंने बोला डायग्नोसिस। और लास्ट क्लास में मैंने आपको मेडिसिन पढ़ा दिया था। थेरेपेटिक ड्रग्स में एक एग्जांपल दिया था मैंने, इंसुलिन का, ठीक है, और पढ़ा भी दिया था। एनसीईआरटी में एक सवाल है, एनसीईआरटी में एक सवाल है इंसुलिन से रिलेटेड, अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर आपने इस सवाल पे गौर किया हो। दिख रहा है ये सवाल? सवाल दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not. अगर दे सकते हैं तो क्यों दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे सकते हैं। थिंक अबाउट। आपको क्या लगता है, ओरली दे सकते हैं इंसुलिन? इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है इन जनरल, इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है पेशेंट को। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, स्किन के नीचे जो लेयर है ब्लड वेसल्स की, मतलब स्किन की जो लेयर है उसमें इंजेक्शन देते हैं और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या ओरली दे सकते हैं इंसुलिन लिक्विड फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में, जो भी है लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो क्या लगता है, बताओ जल्दी से सोच समझ के। ओरली नहीं दे सकते। क्यों? रीजन आप ही बता दीजिए। रीजन हम ही बता दें, पढ़ा चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसलिए पूछ रहा हूँ। और ये बात मैं एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ाया था। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ व्हाट, पेप्टाइड हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड। मान लो कि इंसुलिन को वर्क करने के लिए अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रहना जरूरी है, क्वाटरनरी टर्सरी स्ट्रक्चर में रहना जरूरी है। इंसुलिन है ये, जो कि कई सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जो भी स्ट्रक्चर है इसका तैयार हुआ इंसुलिन का टर्सरी स्ट्रक्चर। ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। आपको पता है इसमें चेन ए और चेन बी है, मतलब 2 पॉलीपेप्टाइड है। फाइनली ये तैयार हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ओरली लिए तो क्या प्रॉब्लम है? बताओ कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन का डायरेक्शन कहाँ होता है? स्टमक में। स्टमक में। तो बताओ स्टमक में जाने के बाद ये इंसुलिन इंसुलिन रहेगा या इंसुलिन के टोटे टोटे हो जाएंगे? डाइजेशन हो जाएगा इसका। उसका डायरेक्शन हो जाएगा। जब वो डायरेक्शन हो जाएगा तो किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड में? सिंपल अमीनो एसिड के फॉर्म अमीनो में। एसिड के फॉर्म में। तो इंसुलिन अमीनो एसिड है या चेन ऑफ अमीनो एसिड है? चेन ऑफ अमीनो समझ में एसिड। आ गया? चेन ऑफ अमीनो एसिड। इंसुलिन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा स्टमक में ही, और ब्लड में उसका अमीनो एसिड आएगा। तो ब्लड में उसका अमीनो एसिड थोड़ी ना एक्ट आके करेगा सेल्स में, एब्जॉर्ब होने के बाद जाके जब सेल्स के पास आएगा, वो तो इंसुलिन ही पहुंचना चाहिए। तो क्या करें, इंजेक्शन दीजिए इंसुलिन का, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाए, इंसुलिन इंसुलिन फॉर्म में ही जाए, मतलब वो अपने जिस फॉर्म में स्ट्रक्चर में उसी फॉर्म में पहुंचे सेल के पास। दैट्स वाई आप उसका उसको ओरली नहीं दे सकते हैं। आप समझ रहे हो, ओरली उसको नहीं दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जितने भी कंसेप्ट होते हैं जहां पे बोला जाता है ओरली नहीं दे सकते हैं, तो वहां पे आप थिंक करो क्यों नहीं दे सकते हैं। आपको डाइजेशन से रिलेटेड थिंकिंग करना है, तो आपको चीजें सामने आ जाएगी। चलो, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब आज हम बात करेंगे यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट इन द मेडिकल साइंस। देखो, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसका ट्रीटमेंट हम आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट, डिजीज का ट्रीटमेंट, मेडिसिन अलग चीज है। डायरेक्ट डिजीज को ट्रीट कर देना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से ऐसा उपाय लगाया जा रहा है, वो भी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में। आपको मैं जेनेटिक्स में पढ़ाया हूं, ह्यूमन में कई प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, क्रोमोजोमल और जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। फिर क्रोमोजोमल में भी सेक्स क्रोमोजोमल और ऑटोसोमल। इसी में से एक डिसऑर्डर है
अगर आपको याद हो, मैंने आपको वहां पे भी पढ़ाया था जेनेटिक्स में, एडीए डेफिशिएंसी जीन डिसऑर्डर है, एडीए डेफिशिएंसी, ये एक प्रकार का स्किड है, स्किड। अगर आपको याद हो तो मैंने ह्यूमन एथन डिजीज यानी कि इम्यूनिटी में भी बताया था, ये एक प्रकार का स्किड है। स्किड का फुल फॉर्म बता दो चलो बस, स्किड का फुल फॉर्म। अरे भाई साहब, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंट। जब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों की कमी हो जाए, दोनों कम हो जाए, दोनों के काउंट कम हो जाए, तो समझ लेना इम्यून सिस्टम पे बहुत खतरनाक खतरा आया है। सीवियर मतलब खतरनाक, कंबाइंड कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे इम्यूनिटी से रिलेटेड। सीवियर कंबाइंड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डेफिशिएंसी, पर्सन इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से कई सारे खतरनाक सिम्टम्स लेके सरवाइव करेगा। तो एक डिसऑर्डर है एडीए डेफिशिएंसी मतलब स्किड। इस एडीए डेफिशिएंसी का हमने ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ट्रीटमेंट। कैसे तो समझना, एक्चुअल में ये एडीए क्या है पहले ये समझो। एडीए इज एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम, एडीए एडिनोसिन डी अमीनेज, एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम, ई मत लगाना लास्ट में। ये ए का मतलब क्या हो गया एडिनोसिन, डी का मतलब डी ए मतलब डी अमीनेज। ये एंजाइम बनता कहां है? आपका जो बोन मेरो होता है ना, तो जो बोन मेरो के स्टेम सेल होते हैं, याद है? अरे इम्यूनिटी याद करो। तो जो बोन मेरो के, ये लो बोन मेरो के स्टेम सेल, तो जो बोन मेरो के स्टेम सेल्स हैं, वो स्टेम सेल ही क्या बनाते हैं? एडीए एंजाइम बनाते हैं। ओके, तो क्या होता है इससे? ये एडीए एंजाइम की प्रेजेंस में आपको पता है बोन मेरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल। हेलो, Yes, sir. and it is the site of origin of both B and T lymphocyte, and it is the site of origin and development and maturation of B lymphocyte. B lymphocyte तो मैच्योर भी बोन मेरो में ही होता है। T lymphocyte मैच्योर होता है थाइमस में, लेकिन ओरिजिनेट और डेवलपमेंट तो उसका बोन मेरो में होता है। तो जो ये एडीए एंजाइम है, ये टी और बी लिम्फोसाइट कहाँ? बोन मेरो के स्टेम सेल्स के अंदर जो उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट होता है, टी और बी लिम्फोसाइट के ओरिजिन और डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है। कौन? ये एडीए एंजाइम। और एडीए एंजाइम को बनाने वाला जीन कहाँ है? बोन मेरो के स्टेम सेल्स में। ओके, ये मान लो कि जीन है, उससे बन रहा है एडीए एंजाइम। और ये एडीए एंजाइम क्या कर रहा है बताओ? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में रोल प्ले कर रहा है। हेल्प कर रहा है। अब मुझे बताओ, किसी कारण से कल को एडीए एंजाइम को बनाने वाला जीन, एडीए जीन म्यूटेट हो गया, उसमें कोई रेडिएशन पड़ गया, गिर गया, कुछ मतलब कि कुछ हो गया, जीन डिफेक्ट हो गया, जीन डिलीट हो, कुछ भी हुआ किसी कारण से, ठीक है, तो बताओ क्या एडीए एंजाइम बनेगा? नहीं। तो क्या टी और बी लिम्फोसाइट प्रॉपर मैच्योर होगा? नो सर। तो क्या पर्सन के अंदर टी और बी लिम्फोसाइट की कमी देखने को मिलेगी? यस। तो क्या पर्सन को स्किड हो जाएगा? स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो पर्सन मर सकता है। पता है ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जाते थे स्किड के, अभी भी मिलते हैं। इसका ट्रीटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से ढूंढा गया। अब सुना है इसका क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है, मुझे बताओ, तुम दिमाग लगा के बताओ। चलो, क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बात पे जाएंगे, क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है बताओ। क्या सबसे पहले ये ट्रीटमेंट हो सकता है कि टाइम टू टाइम जो भी ये पर्सन है, XYZ जो भी ये पर्सन है, टाइम टू टाइम इस पर्सन को उस इंजाइम्स का इंजेक्शन दिया जाए, एडीए एंजाइम का। पहला केस, यस और नो? एडीए एंजाइम जो है एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम, उसका इंजेक्शन दिया जाए, यस और नो? ये पहला ट्रीटमेंट ये हो सकता है। यस सर। बकवास, ये ट्रीटमेंट तो सही है, कारगर नहीं है, बकवास। क्यों बकवास? सुनना, एडीए एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिंग एंजाइम है या इंट्रा सेलुलर? डायग्राम देख के बताओ। इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए
उस स्टेम सेल के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए जिम्मेवार है कौन? एडीए एंजाइम। तो ये इंट्रासेल्यूलर एंजाइम। अब मुझे बताओ, आपने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद ब्लड स्ट्रीम से वो पहुंच जाए स्टेम सेल के पास, बोन मेरो के स्टेम सेल के पास, और वहां पे अंदर चल जाए और वहां जाके एक्ट करे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? लगाना जरा। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, ये एडीए एंजाइम भी आप किसी न किसी हेल्दी पर्सन से आइसोलेट करके लाएंगे, प्योरिटी का लफड़ा पड़ेगा। और तीसरा, पर्सन को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा टाइम टू टाइम एडीए एंजाइम का इंजेक्शन लेने के लिए। किसी बार भूल गया तो फिर लंका लग जाएंगे। बकवास। पहले चलता था ये ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट, लेकिन आज भी गरीब लोग यही कराते हैं, एडीए इंजेक्शन। जिनको कोई बीमारी हो गया वो टाइम टू टाइम जाके लेते हैं। तो ट्रीटमेंट आज भी चलता है, ठीक है। ये गरीब लोगों के लिए। अब अमीर लोग, जो पैसा वाले लोग हैं, उनके लिए क्या है? बोन मेरो ट्रांसप्लांट, बीएमटी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है एक्चुअल में? क्या पूरा बोन मेरो खोल के निकाल देते हैं और नया लगा देते हैं क्या? छनिए तोड़ी से खोल के निकाल दिया बोन मेरो, फिर नया लगा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इसमें क्या करते हैं? बोन मेरो खराब है या बोन मेरो का स्टेम सेल खराब है? स्टेम सेल खराब है। स्टेम सेल तो खराब। क्या करते हैं कि किसी हेल्दी पर्सन का स्टेम सेल लाते हैं। स्टेम सेल बिकता है, बहुत महंगा बिकता है, ठीक है। किसी हेल्दी पर्सन का स्टेम सेल लाते हैं, और हेल्दी पर्सन का स्टेम सेल, बोन मेरो का स्टेम सेल, इस पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। और अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट हो गया। इसमें कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है अभी। ये इम्यूनोथेरेपी है एक तरीके से। इसमें कोई प्रकार का अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है। महंगा है, पैसों वालों के लिए है, लेकिन ट्रीटमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो जीवन भर आराम है। फिर भी ये बकवास, बोलो क्यों? इसमें तामझाम है। बोन में ट्रांसप्लांट में तामझाम है। बताओ क्या तामझाम है? सोच के बताओ। आपको मैं इम्यूनिटी पढ़ाया हूं, इसमें क्या तामझाम है? इम्यून सिस्टम रिजेक्शन। हाँ, इम्यून सिस्टम रिजेक्शन, मतलब टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग। भाई साहब इतना तामझाम लगेगा? आपको मैं पढ़ाया था पूरा प्रेफरेंस, कहां से आप टिश्यू मैचिंग करा के ले सकते हैं। उसके बावजूद फिर रिजेक्शन का चांस होता है, इतना सब चीज का बावजूद। तो मैंने बोला है ना, सक्सेसफुल हो गया तो वेल एंड गुड, फिर तो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट हो गया। नहीं हुआ तो बेकार, सारा पैसा बेकार, सारा मेहनत बेकार, सब कुछ बेकार। क्योंकि आप दूसरे पर्सन का ला रहे हैं ना, उसी पर्सन का थोड़ी है वो हेल्दी होता तो फिर उसको पागल है क्या वहीं से निकाल के फिर वहीं भेजेंगे? वो हेल्दी नहीं है ना, किसी दूसरे हेल्दी पर्सन से ला रहे हैं। अब क्लोज रिलेटिव मिले, ये सब, फिर वहां सारा तामझाम लगेगा जो मैं आपको कम्युनिटी में सिखाया हूँ, तो उसमें भी वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो फिर सबसे अच्छा कौन है? जीन थेरेपी, जो भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। हाँ भाई साहब, जीन थेरेपी में क्या करते हैं समझो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कोई हेल्दी पर्सन है, सुना था अभी आप क्या कर रहे थे, कोई हेल्दी पर्सन का पूरा सेल ट्रांसप्लांट कर रहे थे। हेलो, पूरा का पूरा सेल पे कई सारे प्रोटीनेसेस क्या होते हैं, रिसेप्टर वगैरह सब कुछ, उसकी वजह से कंपैटिबिलिटी देखना पड़ता है, मैचिंग, एंटीजन है ना वो, उस पे कई सारे, तो मैचिंग देखना पड़ता है, वहां इम्यून सिस्टम रिजेक्शन हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे, हम इससे केवल वो जीन निकाल ले रहे हैं। कैसे निकालेंगे सब सिखा चुका हूं। हेलो, सब सिखा चुका हूं। ये जीन निकाल लिया, इस जीन को किसी वेक्टर के मदद से, कौन से वेक्टर की मदद से? रेट्रोवायरस। बहुत अच्छा, क्योंकि ह्यूमन का केस चल रहा है। रेट्रोवायरस की मदद से रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया और इस पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। बताओ ट्रांसफर सक्सेसफुल हो, इसके लिए किस एज में किया जाए कि सक्सेस ज्यादा मिले? एम्ब्रियोनिक। सबसे अच्छा तो एम्ब्रियोनिक लाइफ। मान लो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में पता ही नहीं चल पाया बच्चा, हम भगवान थोड़ी हैं यार, हमको पता चला गया बच्चा को डिसऑर्डर होने वाला है। मान लो एम्ब्रियोनिक लाइफ में पता ना चल पाया, तो क्या अर्ली स्टेज में कर दें तो भी ठीक? 4 5 6 साल 10 साल के अंदर अंदर, क्योंकि तब तक बच्चे का इम्यूनिटी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है। बर्थडे का मतलब कि बच्चे के अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अगर 4 5 साल के एज तक में भी कर दिए तो बात बन जाती है। इस पर्टिकुलर केस की मैं बोल रहा हूं। तो आपने ट्रांसफर कर दिया इस पर्सन के अंदर, सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गया, आपने वेक्टर लगा के भेजा है, डायरेक्ट कहां पहुंचेगा? रिकम्बिनेंट वहां स्टेम बोन मेरो के स्टेम सेल के पास। बताओ सेल में गड़बड़ी है, ये स्टेम सेल में गड़बड़ी है या उसमें कोई जीन है उसमें गड़बड़ी है? हेलो, जीन में गड़बड़ी। एक जीन में गड़बड़ी है ना, पूरा स्टेम सेल थोड़ी खराब है। अभी तो आप क्या कर रहे थे, थोड़ी देर पहले बताया ना, पूरा सेल चेंज कर रहे थे।
कि सेल वहां जाके डिवीजन करके नया ऐसा कई सारे सेल, पूरा सेल की जरूरत ही नहीं है ना, जीन खराब है। तो ये जीन वहां पहुंच जाएगा, वो सारा प्रक्रिया जो मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा चुका हूँ वो हो जाएगा। तो पता क्या हुआ, अब नेचुरली इंसुलिन बनने, सॉरी इंसुलिन कहता हूँ, एडी एंजाइम बनने लगेगा, एडीए। और वो सारा प्रक्रिया यस। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सुनना ध्यान से, इस केस में हम क्या करते हैं, अब आप बोलोगे सर ये उसके बॉडी पर्सन के अंदर कैसे भेजेंगे, पर्सन के अंदर तो भेजना डिफिकल्ट है भाई सच में। तो पता क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कर रहे थे, स्टेम सेल भेज रहे थे ना जी, तो स्टेम सेल भेजा भेजा जाता है, स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट होता है भाई। हम जीन का इंजेक्शन ले लेंगे ऐसे थोड़ी होता है, सेल का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो पता क्या करते हैं हम लोग, ये जो पर्सन है इसका बोन मेरो का स्टेम सेल निकाल लेते हैं। स्टेम सेल कैसे निकालते हैं, अगर आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू कराऊं, अगर आपने क्रिस 3 मूवी देखा हो, जो ऋतिक रोशन के पिताजी होते हैं उसका स्टेम सेल निकाला जाता है, अगर आपने देखा हो भाई, वो क्रिस 3 मूवी बहुत तगड़ी मूवी है भाई। मैं कहता हूँ साइंस के हर पर्सन को देखना चाहिए। क्रिस 3 मूवी में रिसर्च से रिलेटेड बहुत चीजें हैं उसमें, वो भी एडवांस एडवांस चीजें हैं। तो याद करो, उसको जो विलेन होती है, ये जो आजकल पगलिया घूमती है, क्या नाम है, ये विलेन है ना उसमें पगलिया, जो जिसको कंगना। 2014 में आजादी मिला, हाँ, कंगना, 2014 में जो आजाद हुई है, ठीक है। तो ये कंगना उसमें विलेन है, हाँ। तो ये जो है उसको बंधक बना लेती है ऋतिक रोशन के फादर को, और उसका स्टेम सेल निकाल लेती है, ठीक है, निकलवा लेती है अपने रिसर्च लैब में, उसका जो होता है रिसर्च लैब उसके बॉस का। तो वो तो उसी टाइप से निकाल, मतलब पूरा टेक्निक है। तो इसका मैं आपको जस्ट एक रिकैप करा रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ टेक्निक होता है। तो ये स्टेम सेल निकाल लिया, किसका, डिजीज पर्सन का या हेल्दी पर्सन का, हेलो, डिजीज पर्सन। डिजीज पर्सन का। और डिजीज जीन कहां से पर्सन लेके का, आया, हेल्दी पर्सन। हेल्दी हेल्दी पर्सन का। पर्सन का। और ट्रांसफर कहां किया, लैब में या फिर पर्सन के बॉडी के अंदर, लैब में। लैब में। ट्रांसफर पर्सन हो के गया, बॉडी के अरे भैया अभी कहां पर्सन का बॉडी के अंदर, लैब में। लैब। अब ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुली, कल्चर मीडियम में सब कुछ ग्रो कर रहा है ह्यूमन सेल। अब क्या किया, उसका कई सारा क्लोन बनाया, क्लोन मतलब फोटोकॉपी, और कुछ क्लोन को स्टोर करके रख दिया उस पर्सन के नाम से। बोलो क्यों करके रख दिया, ट्रांसप्लांटेशन एक बार में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उससे पहले का सारा स्टेप आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। अगर बाई चांस किसी कारण से सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो नहीं करना पड़ेगा। तो या फिर कल को सपोज दैट कल को इसका कोई भाई को ऐसा हो जाता है, या इसे इसके किसी खास रिलेटिव को हो जाता है, तो क्या ये सेल यूज किया जा सकता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट में, हेलो। यस सर। इसलिए आजकल जो अच्छे एडवांस रिसर्च लैब है उसमें जो भी पेशेंट का सब काम किया जाता है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है अगर आप स्टोरेज करेंगे अपने क्लोन सेल का, क्योंकि उसका कल्चर का पूरा खर्चा आपसे लेगा वो, ठीक है। और फिर वो पूरा बॉन्डिंग होता है कि आपकी फैमिली भी यूज कर सकती है, रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है, फिर वो सब बॉन्डिंग होता है पेशेंट के फैमिली के साथ, वो सब अलग पार्ट है, ठीक है, एथिक्स में आता है वो सब, ठीक है। तो स्टोर करके रख लिया, क्यों करके रख लिया, पर्पस है कि बाद में दोबारा यूज। अब जो स्टेम सेल है उसमें से कुछ सैंपल पर्सन के अंदर क्या किया जा रहा है, ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, एक तरीके से बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन ही किया जा रहा है, लेकिन पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग लगाया जा रहा है, उसके बाद एक तरीके से बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन ही हो रहा है। लेकिन सेकंड स्टेप में मैंने सिंपली क्या बोल दिया, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, इसमें किसी प्रकार का कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं, डायरेक्ट क्या किया गया बताओ, सेल को नहीं ट्रांसफर। नहीं, पहले चेकिंग किया गया ना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, टिश्यू मैचिंग, उसके टिश्यू बाद मैचिंग। मुझे बताओ, ये तो थर्ड केस आप जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद आप लैब में कई सारे क्लोन सेल बना के और टिश्यू मतलब कि टिश्यू ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो क्या आपको टिश्यू मैचिंग करने की कोई जरूरत है, नहीं, नहीं। उसी का भैया टिश्यू उसी है। का सेल निकाल के उसी का टिश्यू बना के उसी को दे रहे हैं, तो उसमें टिश्यू मैचिंग की जरूरत का है, और ये सक्सेसफुल हो जाता है। आपको पता है ये जितना भी मैंने आपको अभी कहानी सुना है ना, ये कहानी एक 4 साल की छोटी लड़की में किया गया था, और ये कब किया गया था, 1980, ये ईयर यहाँ पे दिया होगा, ईयर आप याद रख लेना, आ गया 1984 होगा शायद, ईयर 1990, सॉरी 1990, 1990 में 1990 में पहली बार ये सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किया गया था। फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर, मैं केवल एडीए केस की नहीं बता रहा हूं, यानी कि ह्यूमन के केस में पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर। अब आप बोलोगे सर यहां लिखा है फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर हैज बीन डन इन 1990, और फिर नोट्स बायोटेक्नोलॉजी के पहले पेज पे जाओगे और बोलोगे सर वहां तो बताते थे कोई दूसरा साइंटिस्ट, कुछ याद आ रहा है, फर्स्ट जीन ट्रांसफर बाय कौन, यस। कौन हॉलबर्ग। कौन बर्ग,
पॉल बर्ग, पॉल बर्ग। पॉल बर्ग। तो पॉल बर्ग ने किया था, याद करो। अरे भैया वो ह्यूमन का नहीं है, मैं यहाँ ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टूड है कि ह्यूमन की बात है, आगे लाइन तो पढ़ो। इन अ 4 years ओल्ड गर्ल, यानी कि 4 साल की बच्ची के अंदर सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी, उसको एडीए डेफिशिएंसी था। सबसे पहले ह्यूमन के अंदर जीन ट्रांसफर 1990 में एक 4 साल की लड़की में किया गया, वो भी एडीए डेफिशिएंसी के केस में एडीए जीन ट्रांसफर किया गया था और सक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद से ह्यूमन के केस में जो रिसर्च कंटिन्यू हुआ जीन ट्रांसफर को लेके, बहुत सारा रिसर्चर आज भी काम करता है। मैंने आपको बताया ना, मेरी यूनिवर्सिटी में ह्यूमन कल्चर लैब कई सारे हैं। आपने देखा भी होगा, आज मैंने लगाया था कि हमारी यूनिवर्सिटी के कितने सारे साइंटिस्ट जो है सिलेक्ट में हैं वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट में। ये अपने आप में इंडिया के लिए तो प्राउड है ही। अब सोचो इस यूनिवर्सिटी के लिए कितना प्राउड का मोमेंट होगा अभी यहाँ पे। तो काम करना पड़ता है इसके लिए। तो यहाँ पे कई सारे रिसर्चर कर रहे हैं, ह्यूमन पे भी काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन सेल का कल्चर करा के उसमें जीन ट्रांसफर किया जाता है और इस तरीके से उसका डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। आप सोचो कि अगर सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का, जेनेटिक डिसऑर्डर था ना ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही था ना। यस सर। अब सोचो अगर रिसर्च बहुत आगे बढ़े, धीरे धीरे साइंस का एडवांसमेंट हो और धीरे धीरे हम सारे जीन ट्रांसफर मतलब कि सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से ढूंढने लगे, तो बताओ ये टेम्पररी ट्रीटमेंट होगा कि परमानेंट? परमानेंट। इसीलिए एक इसलिए इसका एक कारण ये है कि अगर आप रैंडम 100 रिसर्च लैब का प्रोजेक्ट उठा के देखेंगे तो आपको उसमें 50% लगभग जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले मिल जाएंगे और उसमें मोस्टली वर्क जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो जेनेटिक्स में जब मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाया था तो मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है कब? 2022 तक का, जब तक मैं आपको पढ़ाया था। लेकिन आगे पॉसिबल नहीं होगा ऐसा मैंने थोड़ी बोला है, राइट? आगे पॉसिबल नहीं होगा ऐसा मैंने थोड़ी बोला। अब तक पॉसिबल नहीं है मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर का, लेकिन रिसर्च इज गोइंग ऑन। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारे पास कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के परमानेंट ट्रीटमेंट आ गए हैं, वो भी कैसे? बाय द हेल्प ऑफ, अगर बताओ प्रॉब्लम जेनेटिक है तो सॉल्यूशन भी जेनेटिक ही होना चाहिए, तो बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और यही कारण है कि उस दिन मैंने आपको बोला था कि जब प्रॉब्लम जेनेटिक जीन में होता है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग लाना ही पड़ेगा। इसीलिए जितने भी रिसर्च लैब हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग हर लैब में कॉमन हो जाता है। मान लो कि अगर मैं रिप्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ और मैं ऐसा कोई डिसऑर्डर फाइंड आउट कर लिया हूँ जो ओवरी में पर्टिकुलर जीन डिफेक्ट की वजह से हो रहा हो, तो मैं काम करूंगा तो काम तो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी का ही होगा, यस और नो? मगर सच बताना वो काम जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से हो रहा है या फिर बीइंग अ रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में वो काम कर रहा हूँ? काम तो जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग भी ही इन्वॉल्व है। और ये सारे लैब में कॉमन है। उधर वो इम्यून वाले लैब वाले काम करते हैं, कल वो सब काट रहे थे, पता है कोई एक एंजाइम का काम कर रहे थे, तो जो भी कर रहे थे, अब वो मुसा सा काट के जो भी पर्टिकुलर एंजाइम का जीन में डिफेक्ट था वो फाइंड आउट करना चाह रहे थे, फर्दर उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढेंगे। तो भाई ठीक है आपका लैब इम्यूनोलॉजी का है, लेकिन काम तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला कर रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द बेस ऑफ रिसर्च, इसलिए आपको 12th में पढ़ाया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको सारे रिसर्च लैब का फैसिलिटी नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है। किसी भी रिसर्च लैब में आप जाएंगे तो ये आपको काम आएगा। So this is all about the treatment of genetic disorder by the help of genetic engineering. And the last purpose and the last use of genetic engineering in the field of medicine is the use of genetic engineering in the diagnosis. अभी क्या बोल रहा हूं मैं? पहले क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा है? मेडिसिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से, मेडिकल साइंस में। आज क्या पढ़ाया? ट्रीटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ट्रीटमेंट। मेडिकल साइंस में। अब मैं बता रहा हूं डायग्नोसिस, पता लगाना कि डिजीज है या नहीं है। अब सोचो यार पता लगाने में, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हर जगह घुस रहा है भाई साहब, वो तो हर जगह ही घुस रहा है। अब आप सोचो, अच्छा देखते हैं, चलो। तो ये अब क्या है कि जैसे कई सारे डिसऑर्डर हैं, अब मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं, कई सारे डिसऑर्डर हैं। जब डिसऑर्डर हो जाता, मतलब डिसऑर्डर नहीं मतलब कि इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो क्या आपको कंफर्म है सपोज दैट कि अभी मुझे एचआईवी है, क्या मैं कंफर्म हूं कि मुझे एचआईवी है जब तक डायग्नोसिस नहीं कराऊंगा? तो नहीं ना। मुझे कोविड है, मैं कंफर्म थोड़ी कोविड है। कोविड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टेस्ट कौन सा था? कंफर्म करने की, कंफर्मेटरी टेस्ट।
एलिसा था क्या? अरे यार, आरटीपीसीआर था, नॉट एलिसा। आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर में क्या करते थे, सुनो। जो वायरस है, कोविड वायरस, उसको उसके सैंपल लेते थे, मतलब अगर बॉडी में है, अगर बॉडी में मान लो है वो वायरस। अच्छा, तो किट आता था, किट क्यों नहीं सक्सेसफुल माना गया, सुनना ध्यान से, मैं आपको कोविड से समझाता हूँ, फिर एनसीईआरटी वाला समझा दूंगा, ठीक है। वो जो किट था, वो किट क्यों नहीं सक्सेसफुल माना जाता था, बताना जरा। उसमें कई बार एरर हो जाता था, कई बार बॉडी में वायरस है और वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था सैंपल में, ठीक है। तो आरटीपीसीआर से कंफर्म टेस्ट होता था। क्यों? आरटीपीसीआर में ये होता है कि आरटी का मतलब होता है रियल टाइम, पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पीसीआर के कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है। आरटी पीसीआर मतलब रियल टाइम पीसीआर, रिवर्स पीसीआर, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, ठीक है। क्यूआरटी पीसीआर, क्वालिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, तो बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये आरटीपीसीआर है, इसमें ब्रीफली बताता हूँ क्या होता था। होता ये था कि जो वायरस है, कोविड वायरस है, आपने उसका सैंपल लिया पर्सन का, अगर उसमें कोविड वायरस है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, अभी वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो पता उसका बॉडी में कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा ना। अभी तो कम होगा। लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हैं कि है या नहीं है, तो क्या करें, पहले आप उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, बहुत सारे कॉपी बना लीजिए। तो को बात बताओ, अगर आप एक कॉपी से 100 का जीरोक्स निकालना चाहते हैं, इसके लिए मैंडेटरी क्या है, इसके लिए नेसेसरी चीज क्या है? अगर एक कॉपी से 100 जीरोक्स निकालना चाहते हैं, इसके लिए मेन नेसेसरी चीज क्या है? ये मैंने बोलना प्रिंटर, प्रिंटर तो है ही सही, इंक प्रिंटर वो सब वो तो है ही। इसके लिए मेन मैंडेटरी चीज क्या है? एक कॉपी होना। शाबाश, एक कॉपी होगा, नहीं तो आप 100 जीरोक्स कहां से निकालोगे? मेन डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप जीरोक्स किस चीज का जीरोक्स निकालोगे? मशीन तो ले आए, ठीक है, होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर आपका टारगेट है 100 जीरोक्स निकालना है और मेन कॉपी है आपके पास, मतलब ओरिजिनल कॉपी है और मशीन है, तो क्या 100 जीरोक्स निकल जाएगा, ऐसा नो? और अगर 100 निकल जीरोक्स निकल जाएगा। गया तो क्या इस बात का प्रमाण है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास था? हाँ। और अगर 100 जीरोक्स नहीं निकला, मैं इतने दिन से वेट कर रहा हूं, तो क्या ये मानूंगा कि आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है? यस और नो? यस। अब सोचो यार, अगर आप आरटीपीसीआर कर रहे हो पर्सन के बॉडी के सैंपल का, जहां पे वायरस पाया जाता है इन जनरल, और आप बार बार आरटीपीसीआर कर रहे हो, लेकिन वो कोविड वायरस का जीनोम मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, इससे आप क्या अंदाजा लगाओगे? इससे आप क्या अंदाजा लगाओगे पर्सन को नहीं है इन्फेक्शन कोविड है या नहीं वायरस। है? इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि आप बार बार पीसीआर कर रहे हो ही नहीं रहा है, सैंपल में कोविड वायरस का जीनोम दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब उसको इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन हमने पीसीआर किया, और पीसीआर में करने के बाद पर्सन के सैंपल लिए थे थोड़े से, और जब हमने उसको आरटीपीसीआर किया, तो कुछ साइकिल के बाद पता चला ये तो बहुत सारा आरएनए का जीनोम आ गया इसके अंदर। क्या उतना सारा आरएनए का जीनोम जो पीसीआर करने के बाद दिख रहा है, क्या वो एक्चुअल में बॉडी में था उतना सारा? नहीं। नहीं, उतना सारा नो नहीं था, नहीं था उतना सारा। तो बॉडी में क्या था? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बॉडी में ओरिजिनल जीनोम था, जिसका आपने पीसीआर मशीन में कॉपी कर लिया बहुत सारा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था तब ना कॉपी हुआ है। तो बताओ पर्सन को इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। हुआ यस है। सर। पूरे कोविड टाइम में इसी बात के लिए मारा मारी था, हॉस्पिटल के बाहर इसी चीज के लिए लाइन लगा हुआ था, और हॉस्पिटल के बाहर लाइन लग के ब्लैकमेल कर करके लोगों को इसी इसी तरीके से पैसे ठगे जा रहे थे। आरटीपीसीआर करा लो, आरटीपीसीआर करा लो, क्योंकि मूर्ख लोगों को भी पता चल चुका था कि इससे कंफर्म हो जाएगा कि है कि नहीं है। और इंडिया में ज्यादा आरटीपीसीआर मशीन नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला, महंगी मशीन आती है वो, 15-15 लाख की मशीन आती है। हमारे यहाँ 2 लैब में है, जूलॉजी डिपार्टमेंट में, एक लगभग 4-5 लाख का, एक 15 लाख का वाला मशीन है, चैतन्य सर के लैब में है। तो आरटीपीसीआर में भी एडवांसमेंट है मशीन में। तो इंडिया में बहुत कम लैब में मशीन है, आपको पता होगा पूरे पटना में 3-4 जगह ही आरटीपीसीआर होता था, उस समय पटना में था। और ब्लैकमेल कर करके लोगों से एकदम टेस्ट के 1000 रुपए का टेस्ट को 2000 रुपए में कर रहे थे लोग, यही कारण था, क्योंकि इसका कंफर्मेटरी टेस्ट पता चलता। अब एक तो ये भी बताया, कोविड वाला बताया मैंने आपको, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब सपोज करो कि कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपको कॉपी मतलब आरटीपीसीआर से नहीं पता चल रहा है, तो क्या इससे भी पता चल जाएगा? सुना ध्यान से। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कोविड वायरस, तो क्या ऐसे किसी भी वायरस के जीनोम को मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं, जिसका किया जा सकता है मल्टीप्लीकेशन? एचआईवी के केस में ये सब कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ऐसा करें कि
हमको ये पता चल चुका है कि सैंपल में जब हम सैंपल लेंगे तो जो भी सैंपल है उसमें वायरस है तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेगा जीनोम को, अगर वो डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए या डीएनए, वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, पता है ना आपको, आरएनए या डीएनए अगर डबल स्टैंडर्ड है तो जब वो अपना कॉपी करेगा तो क्या वो सिंगल स्टैंड बनेगा, यस और नो, यस और नो। यस सर। बनेगा। और अगर सिंगल स्टैंड बनेगा, सुनना ध्यान से, सिंगल स्टैंड बनेगा तो क्या उसका खास सीक्वेंस होगा। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, जो डिसऑर्डर हमें पहले से पता है, जिसके इन्फेक्शियस एजेंट हमें पहले से पता है, तो क्या उसका सीक्वेंसिंग हमने कर रखा है उसके जीनोम का, यस और नो, सीक्वेंसिंग यस कर रखा होगा यस ना। सर। अब मुझे बताना, क्या अगर सीक्वेंसिंग कर रखा है तो क्या उसके अगेंस्ट क्या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम बना सकते हैं, जल्दी बताओ। हाँ बना बना लो सकते हैं। बना लिया कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करके डबल स्टैंडर्ड बना देगा, मतलब उसके कॉपी होने के पहले ही मेरा वहां पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने जो लैब में बना के डाला है उसको बोलते हैं प्रोब, प्रोब वो वहां के जाके जुड़ गया। तो बताओ प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड, जल्दी बताओ। सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल आरएनए भी हो स्टैंड। सकता है और डीएनए भी हो सकता है, डिपेंड कि आपका टारगेट कौन है। सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब आपने डाल दिया, इसकी क्या खासियत है, इसमें आपने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगा दिया। अब मुझे बताओ, अगर सैंपल में ये ब्लू वाला स्ट्रैंड होगा, मतलब आपको जिस इंफेक्शियस एजेंट पे डाउट है वो होगा, तो क्या तभी ये प्रोब जाके बाइंड करेगा, यस और नो। यस सर। और अगर यस प्रोब सर। जाके बाइंड कर गया तो क्या बाइंड करने के बाद वो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिविटी से चमक रहा होगा। यस सर। तो क्या आप इससे फाइंड आउट कर लेंगे कि उसके अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है। यस। ये जो आपने प्रोब बनाया, लैब में बनाया, क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। हाँ है। हाँ। क्या ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो आप डिजीज को पता लगाने के लिए कर रहे हैं उसमें आप यूज कर रहे हैं, बोलो। फिर आगा एलिसा प्लेट, एलिसा क्या है, मैंने पहले भी बताया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वे सॉर्वेंट एसिड, याद करो वहां बताया था मैंने आपको। एलिसा में क्या करते हैं, एंजाइम, याद करो एंजाइम लिंक्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जब रिएक्शन होता है, जो वो एंजाइम लिंक्ड है ना, तो उससे पता चलता है कि हाँ एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो चुका है। तो मुझे एक बात बताओ, आप जो एलिसा प्लेट बनाए हो उसमें लगाए हो एंटीजन पहले से, और फिर पर्सन का सैंपल उसमें डाल रहे हो, तो अगर पर्सन को अगर इन्फेक्शन है, मान लो एचआईवी के लिए कर रहे हो, पर्सन को अगर इन्फेक्शन है तो क्या उसका बॉडी में एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना होगा। हाँ बना हुआ। और आप एलाइजा प्लेट में पहले हाँ से क्या डाल बना। रखे हो, एचआईवी एंटीजन, पता लगाने के लिए कि एचआईवी इसको है कि नहीं है। तो बताओ अगर वो आके इसके साथ बाइंड कर जाए एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, तो क्या इसका मतलब, तो क्या इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि उसको एचआईवी था, क्योंकि उसके बॉडी में फिर एंटीबॉडी आया कहां से एचआईवी का, अगर नहीं है तो कंफर्म हो चुका है। और अगर बाइंड नहीं हुआ इसका मतलब उसका बॉडी में एचआईवी का एंटीबॉडी नहीं है, 14 दिन बाद आना, ऐसे लगातार करते रहे महीना दिन, इसका मतलब उसका बॉडी में एचआईवी है ही नहीं, एंटीबॉडी बढ़िया नहीं रहा, यस और नो। क्या ऐसे किसी भी बहुत सारे डिसऑर्डर का एलाइजा टेस्ट से पता कर लेते हैं, हाँ। तो मुझे बताओ एलाइजा प्लेट जो बना है उसमें जो एंटीजन डाले, खास सीक्वेंस बना के डाले, क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। यस सर। और अगर खास सीक्वेंस नहीं बना के डाले तो एंटीजन आइसोलेट करके डाले, क्या ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का तो मॉलिक्यूलर हाँ डायलिसिस है। में भर के यूज है। और अगर आपको इतना नहीं एहसास हो रहा है तो चलो सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, कोविड कब आया था, पूरे वर्ल्ड वाइड बात करो, चाइना में जो आया था 2019 के दिसंबर में आया था, राइट। वैक्सीन कब आया पूरे वर्ल्ड वाइड, लगभग 8 से 9 महीने बाद वर्ल्ड वाइड, और भारत में 1 साल बाद लगभग। क्यों लगा इतना समय, क्यों लगा इतना समय। देखो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट नहीं होता, डॉक्टर को जो रिसर्चर बताता है उसको वही करना होता है, ठीक है। डॉक्टर के पास डॉक्टर फॉलोवर्स होते हैं, एनालाइजर नहीं होते हैं। हंसने की बात नहीं आती कि रियलिटी है, ये रियलिटी है। डॉक्टर यस। एनालाइजर होते हैं, सॉरी फॉलोवर होते हैं, एनालाइजर रिसर्चर होता है, भाई साहब दिमाग वो लगाता है। मुझे बताओ कोविड में इतना समय क्यों लगा वैक्सीन बनाने में, साइंटिस्ट को भी तो 1 साल लग ही गया ना। नया वायरस था, इसका जीनोम पहले से पता नहीं था, जीनोम सीक्वेंसिंग में टाइम लगता है। जो नया चीज आ गया रिसर्चर के सामने, जो उसने कभी देखा ही नहीं है, तो उसको उसका जीनोम सीक्वेंस करेंगे तभी ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे हम जी, उसके अगेंस्ट कुछ बनाएंगे। पहले तो सीक्वेंसिंग करने में टाइम लगे, और पता चला जब तक सीक्वेंसिंग करके तैयार हुए तब तक वायरस अपना रूप बदल लिया, ले फिर से सीक्वेंसिंग पता कीजिए। यह नाटक तो चला है साल भर।
अलग अलग फेज कोरोना के, इसलिए टाइम लगा। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से हम कई सारे, मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम यूज करते हैं किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक